सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हमारा नया टॉपिक देखेंगे जो कि है वर्क ओवर ऑपरेशंस, यानी कि वर्क ओवर। बेसिकली वर्क ओवर होता क्या है मेरा, इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे कैसे कैसे रहता है वर्क ओवर। ठीक है, तो वर्क ओवर मेरा बेसिकली होता है एक बार मेरा वेल प्रोड्यूस। वर्क ओवर मतलब सीधा सीधा बोल तो मेंटेनेंस। इसका मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वेल। अब अगर मैंने वेल कंप्लीट कर दिया और उससे प्रोडक्शन लेनी शुरू कर दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना भाई वो मान लो आगे 40-50 साल तक प्रोड्यूस करना है तो उसको 40-50 साल तक वो प्रोड्यूस करता रहेगा, नहीं। उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। बीच में कोई ना कोई वेल के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। हर एक चीज को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज हो, किसी भी चीज को काम करना हो तो हर एक चीज को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली वर्क ओवर ऑपरेशंस मेरा मतलब होता है मेंटेनेंस। ये प्रोडक्शन इंजीनियर के अंदर ही आता है, वेल सर्विसेज में ही आता है कि हमारा उस वेल को मेंटेन कैसे रखना है। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़े थे पिछले लेक्चर में, पैराफिन हटाना, स्केलिंग हटाना, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी बेसिकली ये एक तरह से वर्क ओवर ऑपरेशंस ही है। वो मेंटेन ही कर रहे थे हम वेल को। वेल में अगर पैराफिन आ जा रही है तो स्क्रैपर यूज करके हटा रहे हैं। मैकेनिकल, केमिकल, जो भी मेथड हमने डिस्कस करे थे पहले, वो बेसिकली हम मेंटेन ही कर रहे हैं वेल को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली कौन कौन से वर्क ओवर ऑपरेशंस होते हैं मेरे। हर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे मेंटेनेंस, तो हम सारों के डीप में नहीं जा सकते। गेट के सिलेबस मतलब गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारों के डीप में नहीं जाना। इसका सबसे बेस्ट तरीका रहता है, मैंने लिस्ट बनाई है कुछ वर्क ओवर ऑपरेशंस की, वो मैं बताऊंगा। इसका बेस्ट तरीका रहता है, अगर आपको आसपास से कोई नॉलेज मिलती जा रही है ना, वो लेते रहो, गेन करते रहो नॉलेज, तब करके आपका क्या ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा वर्क ओवर। ठीक है, वर्क ओवर बनना बहुत बड़ा, इसका अलग ही डिपार्टमेंट रहता है। हर एक कंपनी में अलग ही डिपार्टमेंट, इतना बड़ा होता है वर्क ओवर वगैरह। तो इसका सिंपल सा बेसिक्स है, सिंपल इंटरेस्टिंग पार्ट्स रहता है। इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि मेंटेनेंस भाई, हाँ अगर ये हो गया तो ये कर सकते हैं, वेल के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई थी तो इसका सिंपल सा एक आइडिया है। अभी तो मैं लिस्ट वगैरह करवा दूंगा, जितना मैंने लिस्ट वगैरह बनाई है, जितना मैंने सोच के बनाया वो मैं सब करवा दूंगा। पर अगर आपको आगे भी कोई वर्क ओवर ऑपरेशंस के बारे में पता लगे या इधर उधर से कहीं से पेपर वगैरह से कुछ पता लगे, तो आप उसको पढ़ लो, मतलब नॉलेज गेन करते रहो। ऐसे नहीं कि बस इतना हो गया तो हो गया। ठीक है, तो वर्क ओवर ऑपरेशन जैसे कि मैंने कहा, वेल की मेंटेनेंस यूजली मेरा क्या होता है, फ्लो पे डिपेंड करता है। वेल जो मेरा रिवेन्यू होता है, एट देन मनी, जो मेरे पैसे वगैरह गेन करने होते हैं, जो भी मेरे को रेवेन्यू गेन करना होता है, वो मेरा फ्लो पे डिपेंड करता है। पर टाइम के साथ क्या होगा, मेरी वो फ्लो क्या होगा, कम होगा। कोई प्रॉब्लम आ गई वेल में, सैंड कंट्रोल वाली प्रॉब्लम आ गई, आपकी स्केलिंग की प्रॉब्लम हो गई, पैराफिन, ये क्या कर दे, मैंने इमेज भी दिखाई थी। स्केलिंग में इतना ट्यूबिंग को कवर कर देता है, ट्यूबिंग का बिल्कुल छोटा सा होल ही छोड़ता है जहां से फ्लो। तो एक तरह से क्या हो रहा है समझते हैं, तो क्या हो रहा है, मेरा फ्लो कम हो रहा है, मेरे को रिवेन्यू लॉस हो रहा है। मेरे को ऊपर क्या चाहिए, फ्लो रेट चाहिए हाई, मेरे को चाहिए रिवेन्यू। तो इस करके मेरा क्या हो रहा है लॉस, तो उसके लिए मैं मेंटेनेंस यूज करता हूँ। अब स्केलिंग हो गया तो ट्यूबिंग चेंज करता हूँ या सर्कुलेशन करता हूँ, वाटर सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, जो भी वहां पे पड़े थे वो सब मेरा क्या वर्क ओवर जॉब है। ठीक है, तो revenue from a well depends on how long it flows and how much it produces. Maintaining a well in optimum producing condition is a primary objective of an oil field operator. Oil field operator की जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि जो मेरा वेल है वो अच्छी कंडीशन में रहेगा। अगर वो अच्छी कंडीशन में रहा तो फ्लो रेट अच्छा आएगा, मेरे को रिवेन्यू अच्छा आएगा। बट टाइम के साथ क्या होता है, मेरी उसमें मेंटेनेंस जॉब की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे मेरी दिक्कत तो आएगी भाई, हर एक चीज में दिक्कत आती है। बाइक है आपकी या एसी हो गया, जो भी हो गया आपके घर में, वो सर्विसिंग रिक्वायर करता है। कार भी आपकी सर्विसिंग रिक्वायर, वो बेसिकली मेंटेनेंस ही है। तो हर एक चीज मेंटेनेंस मांगती है, तो ये भी मेंटेनेंस मांगेगा आपका वेल। सम रीजंस द वेल डज नॉट प्रोड्यूस ऑप्टिमली। ठीक है, रिमेडियल एक्शन ऑन अ प्रॉब्लम वेल्स इज प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी कि रिमेडियल एक्शंस यानी वर्क ओवर ऑपरेशंस जो भी मेरे मेंटेनेंस होगी वो मेरे को रिक्वायर होगी, किस लिए, कि मेरे को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है उस वेल की। ठीक है, तो बेसिकली टर्म होता है सिक वेल। सिक यानी बीमार वेल, उसको जो मेरा प्रोडक्शन कम कर देता है ना वेल, जिसमें मेरी कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी चीज से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। मेन आपको थोड़ी बता भी दी है मैंने, पैराफिन हो गई, स्केलिंग हो गई, बहुत सारी रहती है। मेरी केसिंग लीक हो गई, ऐसे कर करके बहुत सारी, वो अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो
अगर वो प्रॉब्लम आ गई तो उसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में सिक वेल भी बोलता हूँ, यानी कि मेरा वेल सिक है। सिक यानी बीमार, यानी कि मेरा वेल क्या प्रोड्यूस नहीं कर रहा अच्छे से, ठीक है, सिंपल। तो ये मेरी इंट्रो थी। इंट्रो भाई कैसे रहती है। अ कंप्लीट एनालिसिस, अब वर्क ओवर कर रहे हैं ना, तो वर्क ओवर से पहले बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। बेसिकली प्री वर्क ओवर मीटिंग होती है, उसमें सारे कॉस्ट वगैरह ये भी डिसाइड करना होता है कि मैं उसको मेंटेन, अब जैसे कार है, कार की आप सर्विस कराओगे, अब कार आपकी पूरी खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो एक पॉइंट में मैकेनिक बोल देता है भाई इसका कुछ नहीं, इसको बेच दो, इसका तो आप मेंटेनेंस करोगे तो ज्यादा ही खर्चा होगा। तो मेरे को वेल में यही चीज देखनी होती है कि मैं इस चीज की, इस वेल की मेंटेनेंस भी कर पाऊंगा या नहीं, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट मेरी हाई ना हो जाए। जो मेरी उससे प्रोडक्शन लेनी है उससे मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होगी, फिर तो उसका मेंटेनेंस करने में कोई फायदा नहीं, फिर तो उसको अबेंडन करने में ही फायदा है, ठीक है, क्योंकि उस पर पैसा ज्यादा लगेगा और रिवेन्यू मेरे को कम आएगा बेसिकली। तो अ कंप्लीट एनालिसिस शुड बी डन टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम वेल बिफोर वर्कओवर। In addition to solving specific well and reservoir control problems, workover can provide a check on lateral and vertical movement of fluids and current location of oil and water and gas in specific zone and reservoirs. वर्कओवर से बेसिकली, वर्कओवर में हम ये भी डील करते हैं कि मेरा जो फ्लूइड है, रिजर्वायर फ्लूइड है, वेल की प्रॉब्लम नहीं, रिजर्वायर की प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। जो रिजर्वायर इंजीनियर होता है वो वर्कओवर, जो मेरा वेल सर्विसेज वाले के पास जाता है, अगर उसको रिजर्वायर में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, वही वाली कौन सी, जोन शिफ्ट वाली, अगर मेरा यहाँ पे ऑयल है और ये वाटर परफोरेशन पे आ गया, मान लो यहाँ पे 2-3 परफोरेशन पे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या करेगा प्रोडक्शन इंजीनियर, स्क्वीज मिंटिंग करेगा, इसको बंद करेगा, इन परफोरेशन को आकर बंद करेगा, ताकि मेरा ऑयल जो इनसे ही प्रोड्यूस हो, वाटर ना प्रोड्यूस हो, और वाटर की जो मेरी ड्राइव है बेसिकली ऑयल पे ही लगे, ठीक है, सिंपल सा है, क्लियर है मेरा, ठीक है। तो बेसिकली रिजर्वायर यही नहीं कि वेल में स्क्रैपिंग स्केलिंग या केसिंग लीक वगैरह, बेसिकली रिजर्वायर प्रॉब्लम से भी हम वर्कओवर वाला डील करता है। उसमें भी आप देखोगे तो जो ये मेरा स्टिमुलेशन हो गया, स्टिमुलेशन कह रहा हूँ, स्टिमुलेशंस, तो स्टिमुलेशंस हो गया मेरा एसिडाइजेशन और फ्रैक्चरिंग, ये भी मेरा प्रोडक्शन इंजीनियर करता है, जबकि मेरा क्या रिजर्वायर स्टिमुलेट हो रहा है, रिजर्वायर के अंदर मेरी उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, पर हाइड्रोफ्रैक्चरिंग, एसिडाइजेशन, ये भी मेरा वर्कओवर ऑपरेशंस में ही आता है। बेसिकली अगर मेरा वेल डैमेज हो जाए, रिजर्वायर इंजीनियर बोलेगा कि मेरी स्किन आ गई है, इस वेल में स्किन आ गई है, वेल टेस्टिंग में मेरे को स्किन दिख रही है, तो इसमें एसिडाइजेशन करो, तो वो प्रोडक्शन इंजीनियर का काम रहता है डिसाइड करना कौन सी एसिड डालनी है, कितनी करनी है, कैसे करना है, ठीक है। तो बेसिकली वर्कओवर भी वो वाला ही देखता है ये सब चीजें, ठीक है। तो यहां से मैंने थोड़ा सा लिस्ट बनाना शुरू कर दिया, इसको एक एक करके ध्यान से सुनते चलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वर्कओवर, फुल बोर और थ्रू ट्यूबिंग, अब मेरे को वर्कओवर करना है, मेंटेनेंस करनी है। अब मेंटेनेंस में मैं देखूंगा कि मेरे को फुल बोर करनी है थ्रू ट्यूबिंग, यानी कि मेरे को ट्यूबिंग निकाल के करनी। एक वर्कओवर होता है मेरा, जैसे परफोरेशन का ही ले लो, परफोरेशन में एक तो थ्रू, ये जो था मेरा केसिंग परफोरेशन थी, केसिंग परफोरेशन, उसमें मेरे को ट्यूबिंग निकालनी पड़ती थी, और कहीं होती है मेरी ट्यूबिंग के थ्रू ही वायर लाइन लोअर होके मेरी क्या परफोरेशन हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरी हो गई फुल बोर और थ्रू ट्यूबिंग, थ्रू ट्यूबिंग मतलब मेरे को फुल बोर चाहिए अपने वर्कओवर के लिए, थ्रू ट्यूबिंग हो जाएगी, थ्रू ट्यूबिंग सर्कुलेशन टाइप वैसे कुछ करके हो जाएगी, मतलब ट्यूबिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दो तरह के मेरा वर्कओवर ऑपरेशंस रहते हैं। रीजन ऑफ वर्कओवर, मेरे को चेक करना पड़ता है भाई मेरा कहाँ डैमेज हुआ, केसिंग लीक हुई है, पैराफिन हुआ है, वो लिस्ट अभी देखेंगे। इनिशियल कंप्लीशन करते जब हमने कंप्लीशन में पढ़ा था सिंगल या ड्यूअल कंप्लीशन, वो कंप्लीशन हो गई एक बार। अब उस कंप्लीशन के बाद फिर मेरा नीचे वाले जोन ने क्या वाटर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। मान लो यहाँ पर मैंने ड्यूअल कंप्लीशन कर रखी थी, एक यहाँ से ले रहा था मैं प्रोडक्शन, एक यहाँ से ले रहा था, जैसे हमने ड्यूअल कंप्लीशन में पढ़ा था। अब इस वाले जोन ने वाटर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो मेरे को ये बंद करना है, तो इसको बोलते हैं रीकम्प्लीशन। रीकम्प्लीशन इन द सेंस इसको बंद करना है और इससे थोड़ी सी ऊपर परफोरेट करना है। सिंगल जोन में भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब उस वाली परफोरेशन को बंद करके दूसरे लेयर में जाना, दूसरे सैंड लेयर में जाना और वहां पर जाकर परफोरेट करना, ठीक है, वहां से प्रोडक्शन लेना। तो ये मेरा क्या हो गया, रीकम्प्लीशन हो गया। डाटा गैदरिंग, जो मेरे को डाटा गैदरिंग करनी पड़ती है, जैसे प्रेशर हो गया आपका, प्रेशर गेज, नीचे जो मेरा टेम्परेचर,
प्रेशर बेसिकली वेल टेस्टिंग पूरा रिजर्वॉयर ही उस पे ही होता है मेरा, प्रेशर वर्सेस टाइम पे। तो डाटा गैदरिंग वगैरह वो भी सब मैं क्रिसमस ट्री होता है ना मेरा, क्रिसमस ट्री होता है उसके थ्रू ले सकते हैं, या क्रिसमस ट्री मेरे को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क और ऑपरेशंस दोनों तरह के रहते हैं, क्रिसमस ट्री लगे लगाए में भी हो सकते हैं और क्रिसमस ट्री हटा कर भी कर सकते हैं। बेसिकली वही है ना, ये बड़ा है, इसके सब टाइप्स जितने भी बनाओ आप बनते चले जाएंगे बनते, ठीक है। सिक्वेल एनालिसिस मैंने बोला था, जो सिक्वेल है एक बार वही वर्क ओवर मेंटेनेंस। भाई मेरा अगर वेल डैमेज हो गया या वेल मेरा किसी कारण प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, बेसिकली वेल मेरा सिक है तो उसकी मेंटेनेंस, वेल सर्विसिंग इज द मेंटेनेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में ये था, सॉरी इस स्लाइड में, वीडियो तो अभी है बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो ये प्रॉब्लम्स इन अ वेल, ठीक है। इस वीडियो को ना थोड़ा मैं छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये बोरिंग ना हो, क्योंकि पिछली वीडियोस बहुत बड़ी होगी और वो थोड़ा अनइंटरेस्टिंग सा भी हो जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम्स इन अ वेल, ठीक है। तो मैकेनिकल एंड रिजर्वॉयर वेल, मैकेनिकल और रिजर्वॉयर प्रॉब्लम्स, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है मेरी, मैकेनिकल प्रॉब्लम इन द सेंस जो मेरी ट्यूबिंग और जो मेरी बेसिकली वेल बोर में हो रही है, और रिजर्वॉयर में जो रिजर्वॉयर में प्रॉब्लम्स हो रही है। अब इनकी लिस्ट देखते हैं मेरी कैसी कैसी होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, मैकेनिकल प्रॉब्लम में मेरी आती है बैड सीमेंटेशन। अब मैंने वेल ड्रिल किया, उसको सीमेंट किया, सब कुछ हो गया, परफोरेशन हो गया, केसिंग हो गई, ट्यूबिंग डल गई, प्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया। अब थोड़े टाइम बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरा ना ऑयल लीक हो रहा है उसके थ्रू, सीमेंट के थ्रू, यानी मेरी सीमेंटिंग क्या हो रखी है, बैड हो रखी है। सीमेंट में अब मेरे फ्रैक्चर हो गया है, सीमेंट में मेरे फ्रैक्चर हो गया क्रिएट, तो मेरी वहां से ऑयल लीक होना शुरू हो गया। तो ये बड़ा डेंजरस रहता है, एनवायरमेंट वाले बैठ जाएंगे आपके सर पे आके। तो इसमें इसको ठीक करने के लिए बैड सीमेंटेशन को दोबारा से वर्क ओवर करना पड़ता है। कैसे करते हैं, एक तरह से जहां से मेरी लॉगिंग्स होती है, लॉगिंग्स प्रोडक्शन लॉगिंग होती है, बेसिकली गेट के सिलेबस में तो नहीं होती हो प्रोडक्शन लॉगिंग्स, वो अलग से रहता है। तो बेसिकली वो बता देता है भाई हमें हमारी कहाँ पे, चैनलिंग बोलते हैं इसको, जो मेरा पीछे फ्रैक्चर क्रिएट हो जाता है ना, एक तरह से चैनल बन गया जहां से मेरा ऑयल निकल जा रहा है सीमेंट में, चैनलिंग बिहाइंड द केसिंग, ठीक है। तो लॉगिंग से पता लग जाता है भाई मेरे को मेरा यहाँ पर चैनल है, यहाँ पे मेरा चैनल क्रिएट हो गया, ठीक है, ठीक है, चैनल क्रिएट हो गया। तो बेसिकली अब मैं क्या करता हूँ, वहां पर जाकर परफोरेट करता हूँ, और वहां पर जाकर परफोरेट करने के बाद स्क्वीज सीमेंट करता हूँ। जैसा ड्रिलिंग वगैरह में आपने पढ़ा होगा स्क्वीज सीमेंटिंग मेरा कैसे रहता है, उसमें तो न्यूमेरिकल वगैरह भी है ड्रिलिंग में। तो बेसिकली मैं उसमें जाके सीमेंट करता हूँ, वही प्रोसीजर रहता है मेरा, ठीक है, स्क्वीज सीमेंटिंग का। तो ताकि मेरी सीमेंटेशन दोबारा से क्या हो जाए, पैक हो जाए, चैनल्स जो बने हैं वो बंद हो जाए, ठीक है। तो बैड सीमेंटेशन ये हुआ, चैनलिंग बिहाइंड द केसिंग, ये वही बोल दिया बैड सीमेंटेशन, जो मेरी फ्रैक्चर हो गया, चैनल बिहाइंड द केसिंग हो गया, ठीक है, चैनलिंग जहां से मेरा फ्लो होने लग जाता है। लॉस ऑफ हाइड्रोकार्बन टू द अदर लेयर्स, चैनलिंग हुई तो मेरा जो फ्रैक्चरिंग हुई तो वहां से मेरा अदर लेयर्स, दूसरी लेयर्स में चला जाता है, जो मेरा ग्राउंड वाटर या फ्रेश वाटर भी रहता है उसमें भी आने का खतरा रहता है उसका, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं फेसबुक पे जहां पर दिखता है भाई मेरा ग्राउंड वगैरह से गैस लीक हो रही है, सब दिखता है, वो सब मेरा वर्क ओवर फिर मेरे को ठीक करना पड़ता है, वर्क ओवर यानी मेंटेन करना पड़ता है। अनडिजायरेबल फ्लूइड प्रोडक्शन, ऑयल मेरे को प्रोड्यूस कर दें पर वहां पर वाटर आ गया, वाटर कोनिंग हो गई, गैस कोनिंग हो गई, रिजर्वॉयर में वाटर कोनिंग, गैस कोनिंग। अब उसको ठीक कैसे करेंगे, रिजर्वॉयर इंजीनियर तो बोल देगा कि वाटर कोनिंग हो गई, अब किसके अंडर आएगा, करना तो ठीक पड़ेगा उसको, किसको, प्रोडक्शन इंजीनियर को। प्रोडक्शन इंजीनियर क्या करेगा, शट ऑफ जॉब्स होती है, ये आप रिजर्वॉयर में डिटेल में पढ़ोगे कॉनिंग्स क्या होती है मेरी। तो मेरी शट ऑफ जॉब होती है, यानी कि मैं थोड़े टाइम के लिए शट ऑफ कर देता हूँ, या फिर दूसरे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो करता हूँ। बेसिकली वाटर शट ऑफ जॉब्स करता हूँ, वेल को थोड़े टाइम के लिए बंद कर देता हूँ, तो मेरी कॉनिंग क्या ठीक हो जाती है। या फिर मैं ऊपर परफोरेट करता हूँ, जोन रिकम्प्लीशन करता हूँ, जोन शिफ्ट करता हूँ अपना बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अनडिजायरेबल फ्लूइड प्रोडक्शन। वाटर गैस फ्रॉम अदर लेयर्स, अदर लेयर से मेरा वाटर और गैस आने लग गया, भी यही पॉइंट है सेम। लॉस ऑफ वर्क ओवर फ्लूइड, वर्क ओवर आए, वाटर ऑयल मत ले लेना, वर्क ओवर, वर्क ओवर
ठीक है, वर्क ओवर फ्लूइड, यानी कि आज जब मैं वर्क ओवर कर रहा हूँ ना, तो बेसिकली मेरा वर्क ओवर फ्लूइड ही लॉस हो जा रहा है। मेरा जो फॉर्मेशन है ना, केसिंग लीक है कहीं से या किसी भी तरह से, मेरा वहां पे क्या थीफ जोन है, थीफ जोन जैसे ड्रिलिंग में पढ़ते हैं थीफ जोन, तो वहां से वर्क ओवर फ्लूइड ही लीक हो जा रहा है। तो उसमें फिर मैं वो एलसीएम वगैरह डालता हूँ। ड्रिलिंग में पढ़ोगे आप, ये ड्रिलिंग में ही पढ़ोगे बेसिकली आप, कि मेरा कैसे फ्लूइड लॉस होता है, वर्क ओवर वगैरह फ्लूइड में लॉस हो जाता है फॉर्मेशन में। तो उस जोन को मेरे को बंद करना रहता है, वो थीफ जोन रहता है बेसिकली, समझे, थीफ जोन रहता है, उस जोन को मेरे को बंद करना रहता है ताकि मेरे वर्क ओवर ऑपरेशन आसानी से हो सके। मान लो यहाँ पे केसिंग लीक है, अब मैं सर्कुलेट आउट कर रहा हूँ, सर्कुलेट आउट कर रहा हूँ और मेरे यहीं से ही फ्लूइड लॉस हो जा रहा है फॉर्मेशन में, तो सर्कुलेट आउट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को क्या इसको बंद करना पड़ेगा, इसको कुछ ट्रीट करना। बेसिकली अगर केसिंग लीक होती है तो स्क्वीज सीमेंटिंग करता हूँ, क्योंकि केसिंग एक बार सेट हो गई तो हो गई, उसके बाद उसको निकाल के बदल तो नहीं सकते ऊपर, तो स्क्वीज सीमेंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स। एक और चीज, चलो ठीक है, अभी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स ही खत्म करते हैं हमने। तो मेरी और प्रॉब्लम्स कैसे कैसी, केसिंग या वेल हेड फेलियर, केसिंग खराब हो गई, वेल हेड खराब हो गया। सीलिंग एलिमेंट्स, बहुत तरह के सीलिंग एलिमेंट रहते हैं एनलस, उनको अलग रखने के लिए ट्यूबिंग वगैरह प्रेशर, वो उनमें से कोई लीकेज हो गई, केसिंग लीक या डैमेज हो गई, बैड केसिंग प्रोफाइल बैड है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। परफोरेटिंग प्रॉब्लम, परफोरेट मेरी ठीक से नहीं हो पाई, मैंने परफोरेट करी, जैसा कि मैंने एक परफोरेशन वाले डायग्राम में दिखाया था, एक साइड सेंट्रलाइज नहीं रही बेसिकली, सर्कल सा बनाता हूँ थोड़ा, सेंट्रलाइज नहीं रही, इस साइड तो मेरी हाई पेंट्रेशन और इस साइड मेरी लो पेंट्रेशन, ये वाला डायग्राम दिखाया था परफोरेशन। तो इसको भी मेरी परफोरेटिंग प्रॉब्लम हो गई, ग्रेट, ठीक है। प्लग्स हो गए मेरी, परफोरेशन प्लगिंग हो गई या ट्यूबिंग प्लगिंग हो गई, कैसे स्केलिंग या किसी भी चीज से जो मेरा प्लग कर दिया उसने, जैसे स्केलिंग में दिखा रखा था आपको। नो सीमेंटेशन, जो कोई मेरा केसिंग के पीछे ऐसी जगह बच गई जहां पे मेरी सीमेंटिंग ही नहीं हो पा रही है, सीमेंटिंग ही नहीं है वहां पर। फेलियर ऑफ कंप्लीशन, मतलब कंप्लीशन कर दी मैंने, उसके बाद पर वो फेल हो गई, वहां से वाटर आ रहा है, तो वो दोबारा से मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा। या फिर जो मेरी आर्टिफिशियल लिफ्ट है, आर्टिफिशियल लिफ्ट की फेल हो गई, आर्टिफिशियल लिफ्ट इंस्टॉल कर दी, मान लो 3-4 साल भी चली, ऐसे नहीं भाई मेरी साथ के साथ ही खराब हो गई, 3-4 साल भी चली, 3-4 साल बाद जैसे अपना पीसीबी था, पीसीबी में इलास्टोमर बदलना रहता था, तो मेरे को बेसिकली 3-4 साल बाद उसको आर्टिफिशियल लिफ्ट को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरी आ गई रिजर्वॉयर प्रॉब्लम्स। रिजर्वॉयर प्रॉब्लम मेरी कौन कौन सी रहती है, कैसे कैसे रहती है, ठीक है। तो रिजर्वॉयर प्रॉब्लम हो गई मेरी, लो परमिबिलिटी, डैमेज जोन हो गया, रिजर्वॉयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, थिन पे थिकनेस, रिजर्वॉयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकेंडरी रिकवरी में जो दूसरी जगह वेल ड्रिल करके इंजेक्शन वेल क्रिएट करूंगा, इंजेक्शन वेल के थ्रू पंप करूंगा क्या, वाटर। अब वाटर कैसे पंप, ये तो मेरा रिजर्वॉयर का था, रिजर्वॉयर ने बोल दिया कि मेरे को वाटर पंप करना है मेरे को रिजर्वॉयर के अंदर। अब इससे आगे मेन फेल शुरू होता है, जो मेरा प्रोडक्शन इंजीनियर देखता है कि उसको कहाँ पे ड्रिल करना है। बेसिकली वो तो चलो रिजर्वॉयर इंजीनियर और प्रोडक्शन इंजीनियर की मिलजुल जाती है, पर ये सब देखता है वाटर मेरा ट्रीट करना उसको, कि मेरे उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल ना चला जाए फॉर्मेशन में, कितना मेरा प्रेशर पे जाना चाहिए, फ्रैक्चर प्रेशर से ज्यादा इंजेक्ट ना हो जाए, ये सारे टेस्ट फिर मेरे क्या प्रोडक्शन इंजीनियर के अंदर आते हैं। थिन पे थिकनेस, मेरी पे थिकनेस है जो थिन है, तो मेरे को परफोरेशन किस हिसाब से करनी है। फ्लूइड प्रॉब्लम्स, नॉन कंपैटिबल, जैसे मेरा वाटर होता था नॉन कंपैटिबल, तो स्केलिंग प्रॉब्लम आ जाएगी मेरी, वो सब देखना रहता है। गैस एंड वाटर कोनिंग, अगर रिजर्वॉयर इस टाइम तक तो ऐसे आप पढ़ लोगे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, पर वाटर कोनिंग होता है मेरा यहाँ से ऐसे, वाटर एक तरह से कोन बन जाता है, और ये ऑयल, वाटर ऑयल, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली कोन बन जाता है, और ऊपर की तरफ ये गैस, यानी कि मेरी परफोरेशन पे गैस आने लग जाती है। कुछ फोर्सेस इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से मेरा जो ग्रेविटी को, मान लो यहाँ पे वाटर था तो वाटर बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए था, तो ग्रेविटी को मात देके मेरा ऐसे कुछ कोन टाइप बन जाता है, ठीक है। तो वो वाटर कोनिंग वगैरह को अगर मेरे को आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो उसको वर्क ओवर करने के लिए वाटर शट ऑफ जॉब्स वगैरह, ठीक है।
प्रॉब्लम्स अराउंड वेल बोर मेरी कौन कौन सी प्रॉब्लम रहती है? एक्यूमुलेशन ऑफ फाइन का एक्यूमुलेशन होना, परमेबिलिटी डिक्रीज होना, पोर्स बंद हो जाएंगे, इमल्शन हो गया, वाटर ब्लॉक्स हो गए। वाटर ब्लॉक्स इन द सेंस मेरा जो पानी कंडेंसेट बेसिकली मेरा साइड में जम जाता है, ठीक है। वाटर ब्लॉक्स एलन रोबोट में है अच्छे से, ठीक है। वाटर ब्लॉक्स कैसे, या गूगल पे देखना आपको पता लगेगा, ठीक है। तो पुअर परफोरेशन मेरी पुअर है। लूज एंड कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन मेरी लूज एंड कॉम्पैक्ट है, तो मेरा क्या होगा? सैंड प्रॉब्लम होगा। ये एक ही पॉइंट है, तो मेरा सैंड प्रॉब्लम होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरी रिजर्वोयर एंड वेलबोर परफॉर्मेंस हुई, परफॉर्मेंस नहीं प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब पीरियोडिक वेल मेंटेनेंस, जो मेरी पीरियोडिकली मेरे को क्या करते रहना चाहिए वेल मेंटेनेंस। ये तो मेरी प्रॉब्लम्स थी, जो मेरी एक बार प्रॉब्लम आ गई तो मेरे को जाना ही जाना पड़ेगा। पर ये कुछ रहती है जो मेरे को पीरियोडिकली करनी पड़ती है, यानी कि मेरे को टाइम इंटरवल रहता है बेसिकली, इतने टाइम इंटरवल बात करते रहो। जैसे अपना स्क्रैपिंग हो गया, पैराफिन की स्क्रैपिंग, मैंने जज कर लिया भाई मेरा ऑयल में पैराफिन ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? इंटरवल्स बना लूंगा, यानी कि मेरे को 1 महीने में एक बार उस वेल में जाके स्क्रैपिंग या हॉट ऑयल सर्कुलेशन जो भी करना है करूंगा, ठीक है। स्टीमिंग करूंगा या वॉशिंग करूंगा। मेरा सैंड आ रहा है तो सर्कुलेट आउट करूंगा, बेसिकली सैंड वॉश आउट करूंगा विद और विदाउट सीटीयू मेरी होती है कॉइल ट्यूबिंग यूनिट, ठीक है। ये बेसिकली मेरा क्या रहता है, मेरा जैसे वेल है ना, अब वेल पे मेरे को वर्क ओवर करनी है तो वर्क ओवर रिग आती है। सीटीयू बेसिकली हम अभी डीप में पढ़ेंगे, अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो रिग की जगह कॉस्ट बचाने के लिए एक सीटीयू लेके आ जाता हूँ मैं। सीटीयू बेसिकली एक पाइप रहता है, फोल्डेबल पाइप टाइप रहता है, कॉइल ट्यूबिंग रहती है। अब आगे कहीं पे टेक्निकल वर्ड में कोई पूछे ना, मैंने बहुत जगह पाइप वर्ड यूज करा, पर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में पाइप नहीं बोलोगे, ट्यूबिंग को ट्यूबिंग ही बोलोगे, ठीक है, वरना वहां पे अच्छे खासे लग जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ट्यूबिंग ही बोलोगे, केसिंग को केसिंग ही बोलोगे, पाइप नहीं बोलोगे, ठीक है। टेक्निकल टर्म में कभी पाइप यूज नहीं होता, ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ मैं गेट वगैरह में, ठीक है। कई इंटरव्यू में पाइप वगैरह यूज। तो बेसिकली मेरा ट्यूबिंग रहता है, एक प्लास्टिक फोल्डेबल ट्यूबिंग रहता है, तो मेरा बेसिकली क्या उसको लोअर कर देते हैं डायरेक्ट ट्यूबिंग की, इस वाली जो मेरी अंदर जो ट्यूबिंग होती है उसके थ्रू। तो जो ये मेरा, इससे मेरा रिग टाइम बच जाता है बेसिकली एक तरह से। अगर आप बेसिकली जो अपने घरों में प्लास्टिक वाला पाइप रहता है उसी को अगर वेल बोर में ऐसे सोचो, वैसे ही सेम रहता है, पर क्वालिटी बेसिकली उसकी अच्छी रहेगी। उसको वेल बोर के अंदर डाल के जो भी सर्कुलेट आउट करना है वो सर्कुलेट आउट कर दो, तो मेरा रिग टाइम बच जाता है इससे एकदम। मतलब रिग लाने की जरूरत नहीं है मेरे को, एकदम से गया, लोअर किया, सर्कुलेट आउट किया और निकल गया। तो विद या फिर विदाउट ट्यूबिंग, वरना मेरे को पूरा क्या रिग लेके जाना पड़ेगा, रिग सेटअप करना पड़ेगा। और सीटीयू लेके जानी पड़ेगी, लोअर करो, निकालो, सर्कुलेट करो और आ जाओ, सिंपल। हॉट वाटर एंड हॉट ऑयल सर्कुलेशन, ये मेरा पीरियोडिक मेंटेनेंस में आता है। पैराफिन स्केल इनिवेटर ट्रीटमेंट, ये बेसिकली यही है, या फिर इनिवेटर ट्रीटमेंट, यानी कि मेरा जो आपके जो केमिकल्स वगैरह सर्कुलेट आउट करते हैं बेसिकली। वेल स्टिमुलेशन जो एसिडाइजेशन, हाइड्रोफ्रैक, ये बेसिकली पीरियोडिक में, हाइड्रोफ्रैक ये पीरियोडिक में नहीं है, एक ही बार ही होता है वेल में। एसिडाइजेशन को हम ले सकते हैं कि मेरा थोड़े टाइम बाद अगर मेरा वेल डैमेज हो जा रहा है तो, पर बेसिकली वेल स्टिमुलेशन एक बार स्टार्टिंग में, ये पीरियोडिक में नहीं आएगा, ठीक है। सरफेक्टेंट बेसिकली मेरी जिसकी वेल बोर में डालते हैं ताकि मेरा EUR में पढ़ते हैं सरफेक्टेंट हम डिटेल में, क्या करते हैं ताकि मेरी वेटेबिलिटी चेंज हो जाए और जो मेरा ऑयल वाटर है ना वो मिक्स होके बाहर आ जाए। मतलब सरफेक्टेंट मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है ऑयल की, ठीक है। सरफेक्टेंट EUR में अच्छे से पढ़ेंगे, EUR जो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। एसिड वॉश में एसिड डाल के, अब जरूरी नहीं है मेरा एसिडाइजेशन हो रहा है तो बेसिकली फॉर्मेशन के लिए ही हो रहा है। कई बार ना मेरा क्या होता है, फिशिंग जॉब भी होती है ना, मान लो कुछ यहाँ पर वेल के अंदर ये ट्यूबिंग है, ट्यूबिंग यहाँ से मेरी केसिंग लीक हुई और सीमेंट मेरा यहाँ से आ गया। ये मेरा एक रियल फील्ड सिनेरियो बता रहा हूँ। एक ऐसे ही महसाना में जब मेंटेन कर रहा था तो उसमें क्या था, केसिंग डैमेज होके या फिर हाँ परफोरेशन के थ्रू मेरा सीमेंट आ गया था। हाँ परफोरेशन के थ्रू, केसिंग डैमेज नहीं थी, परफोरेशन के थ्रू मेरा सीमेंट
सीमेंट कहाँ से आया था, सीमेंटिंग करके छोड़ा हुआ था, साइड वेल में सीमेंटिंग जॉब चल रही थी, वहां से कहीं से परफॉर्मेशन से होके मेरा यहाँ पर आ गया था, ट्यूबिंग के चारों तरफ आकर वो क्या हो गया था, सेटल हो गया था। अब ट्यूबिंग रिट्रीव नहीं हो पा रही थी, तो बेसिकली उसमें हाई कंसंट्रेटेड HCl एसिड डाली थी, जो मेरी एसिड्स रहती हैं वो डाली थी, ताकि मेरा जो सीमेंट है ना ये डिसॉल्व हो सके। तो एसिड वॉश इसी को बोलते हैं बेसिकली, जो आपका ट्यूबिंग वगैरह को भी एसिड से साफ करने के लिए एसिड वॉश बोलते हैं उसको, ठीक है। ये नहीं कि मेरा एसिड से सिर्फ एसिडाइजेशन ही होता है, और भी काम होते हैं फॉर उसमें प्रोडक्शन में। वाटर अनलोडिंग, वाटर अनलोडिंग मेरा लिक्विड लोडिंग हो गया है, नीचे पानी ज्यादा हो गया गैस सेल्स, तब मैं वाटर अनलोडिंग करता हूँ, ठीक है। ये और थोड़े से वर्क ओवर ऑपरेशंस मेरे को कब रिक्वायर होते हैं, ऑपरेशन रिक्वायरिंग ऑफ वर्क ओवर मेरे को कब रिक्वायर होता है, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव डाउनहोल स्लैश आर्टिफिशियल लिफ्ट इक्विपमेंट। अगर आर्टिफिशियल लिफ्ट इक्विपमेंट का नहीं, आर्टिफिशियल का कोई इक्विपमेंट खराब हो गया तो मेरे को उसको रिमूव करने के लिए उसको क्या मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, उसको रिट्रीव करना पड़ेगा मेरे को, उसको वापस बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकालने के बाद रिप्लेस करना पड़ेगा या उसी को ठीक करना पड़ेगा, वो सब सोच के। पैकर, जो मेरा नीचे पैकर रहता है, पैकर बेसिकली अगर वो खराब हो गया, वो अनसेटल हो गया, या टाइम के साथ क्या हुआ बेसिकली खराब हो गया, रबड़ ही तो होती है वो, एक तरह से रबर रहता है, तो मेरा क्या खराब हो गया और वहां से फ्लूइड अनसेटल हो गया किस तरह से, या लीकेज होने शुरू हो गई पैकर में, तब मेरे को वर्क ओवर। ट्रिपल SV सब सरफेस सेफ्टी वॉल्व, ये मेरी सेफ्टी वॉल्व रहती है जो मेरी वेल बोर के अंदर रहती है, सब सरफेस सेफ्टी वॉल्व वेल बोर के अंदर लगी रहती है। ये मेरे किसी एक तरह से NRV की तरह काम करती है, इधर से इधर तो फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाएगा पर इधर से इधर नहीं हो पाएगा। ये हम हाई प्रेशर वेल में यूज करते हैं, जिनमें मेरा बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है नीचे, ठीक है, प्रेशर पे कंट्रोल रखने के लिए सब सरफेस से। अगर ये खराब हो गई नीचे वेलबोर में ऐसे बहुत से टूल्स लगे रहते हैं, ठीक है, जिनका अभी तक मेरे को भी नहीं पता बेसिकली। अगर आप देखो ना, इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, लेजर लाइट वाली टेक्नोलॉजी आ गई है जो मेरे को फ्लो रेट मेजर करके देती है नीचे, भाई मेरा वेलबोर में कितना फ्लो रेट आ रहा है, कितना होल्डअप आ रहा है, लिक्विड होल्डअप। लाइट वगैरह मारते हैं, लाइट वगैरह इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, मतलब श्लम्बर्जर की है बेसिकली ये टेक्नोलॉजी वेलबोर के अंदर। और वो लाइट क्या मेजर करती है कि होल्डअप, मेरा होल्डअप जैसे मैंने पढ़ाया था, ऑयल और वाटर और गैस, कितना वाटर आ रहा है, कितना लिक्विड आ रहा है और कितनी गैस आ रही है, वो सब मेजर करता है। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ है सीखने लायक। तो बेसिकली सब सरफेस सेफ्टी वॉल्व हो गया आपका, ठीक है। ये लाइट वगैरह छोड़ दो, ये अपने काम का नहीं है, ये बेसिकली अगर आप स्लम्बर्जर वगैरह में प्लेस हो गए तब काम का है, क्योंकि उनके टूल्स है। तो ये मेरे सकर रोड एंड पंप्स, सकर रोड या पंप में कोई खराबी हो गई, ये आर्टिफिशियल लिफ्ट वाली, गैस लिफ्ट वॉल्व खराब हो गई, ESP मोटर केबल खराब हो गई, मोटर केबल मेरी कहीं से, मोटर केबल ही तो है बेसिकली उतारी, तो टाइम के साथ तो मेरी वैसे भी खराब होनी ही है, वो उसकी जो मेरी केसिंग रहती है अंदर खराब होनी ही होती है। ट्यूबिंग लीक हो गई, ट्यूबिंग मेरी कहीं से V8 ईयर होके सैंड प्रोडक्शन जा रहा है, या कुछ भी होके कहीं झटका वगैरह लगा, कुछ झटका वगैरह लगा या प्रेशर वगैरह हाई हुआ, कहीं से भी वो क्या हो गई, लीक हो गई। डैमेज ट्यूबिंग बेसिकली वही हो गया, मेरा ये पैकर है, अगर मेरा कई बार क्या होता है इस साइड प्रेशर मेरा ज्यादा हो जाता है तो मेरी ट्यूबिंग कोलैप्स हो जाती है इस टाइप से, ठीक है। कई बार मेरा क्या होता है इस साइड वाला प्रेशर मेरा कम हो जाता है और अंदर वाला प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो ये बैलूनिंग हो जाती है, एक तरह से बैलून की तरह ट्यूबिंग फूल जाती है। तो ये ट्यूबिंग डैमेज हो गया, ये बैलूनिंग हो गई, ये हो गया क्या, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये एक तरह से डैमेज ट्यूबिंग हो गई, ठीक है। इतना क्लियर। फिर कैपिटल रिपेयर्स इन अ वेल, यानी कि अपने जो सिंपल रिपेयर्स, जो छोटे मोटे रिपेयर रह गए वेल में, वो रिपेयर करने के लिए मेरा वर्क ओवर रिपेयर होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मेरा प्रोडक्शन पे आया एक बार वेल और मैं भूल गया, अब मैं सिर्फ प्रोडक्शन में, बहुत झंझट रहता है सब करने में, ठीक है। ये और थोड़ी लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। ड्रिलिंग एंड मिलिंग ऑफ पैकर एंड ब्रिज प्लग्स,
अब पैकर मेरा वो हो गया, लीकेज वगैरह हो गया, तो अब उसमें मैं क्या करूंगा, उसको क्या करूंगा, ड्रिल करूंगा या मिल करूंगा। ब्रिज प्लग मेरा बेसिकली क्या होता है, जो मेरा नीचे जो वेल होता है ना, एक तरह से बड़ा पैकर ले लो इसको, ये पूरे वेल को शट कर देता है, नीचे वाला जोन को पूरा आइसोलेट कर देता है। यहां से मैं प्रोडक्शन ले रहा हूँ और ये मेरा ट्यूबिंग आ गई, पैकर्स, ठीक है। तो ये ब्रिज प्लग हुआ। यहां पर तो मेरी केसिंग है, ये मेरा क्या हुआ, ब्रिज प्लग हुआ, एक तरह से बंद कर दिया। थोड़े टाइम यहां से पहले मैं मान लो मैंने स्टार्टिंग में नीचे परफोरेशन करी थी, अब मेरे थोड़े टाइम बाद यहाँ पे वाटर आना शुरू हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको बंद करके ऊपर परफोरेट करना। अब मैंने ऊपर परफोरेट कर दिया और इसको बंद कर दिया। अब मेरे को ये वाला स्पेस कम करना है, वरना वेल तो यहीं पे ऑयल यहीं पे भर जाएगा। तो बेसिकली ब्रिज प्लग लगा देता हूँ, इस जोन को आइसोलेट कर दिया मैं। तो ड्रिलिंग एंड मिलिंग ऑफ पैकर एंड ब्रिज प्लग। अब मेरे को थोड़े टाइम बाद फिर से क्या यहाँ पर नीचे से प्रोडक्शन या कुछ करना है, तो दोबारा से मैं ड्रिल करूंगा इसको या मिल करूंगा। किसको? आपके ब्रिज प्लग को। पैकर मेरा किस टाइप का रहता है, पैकर एक परमानेंट रहता है, एक रिट्रीवेबल रहता है। अगर मेरा परमानेंट पैकर है तो उसको भी मेरे को क्या ड्रिल करना पड़ता है, परमानेंट पैकर, ठीक है। पैकर भी दो टाइप के होते हैं, परमानेंट एंड रिट्रीवेबल पैकर। डिटेक्शन ऑफ प्लगिंग एंड चैनलिंग बिहाइंड द केसिंग, केसिंग बॉन्ड लॉग ये है सिलेबस में CBL भाई मेरा। एंड रिकम्प्लीशन ये आपको लॉगिंग में पढ़ाएंगे। तो ये मेरा कैसे डिटेक्ट करते हैं ये सब, ये लॉगिंग वाला पार्ट हो गया। डिटेक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ केसिंग डैमेज, मेरा कहाँ से केसिंग डैमेज हुई है उसका रिपेयरिंग। रिकम्प्लीट करना है, यानी कि एक जोन से दूसरे जोन में शिफ्ट होना। फिशिंग होता है मेरा, कोई नीचे अगर मेरा टूल फंस गया, जैसे मैंने सीमेंटिंग वाला ट्यूबिंग बताया था, तो फिशिंग जॉब थी, उसको रिट्रीव करना। या फिर कोई भी मेरा टूल में प्रेशर गेज वगैरह नीचे भेजा और नीचे क्या हो गया, वहीं पर किसी टूल में जाकर वो फंस गया, तो मेरे को क्या उसको रिट्रीव करना पड़ता है बेसिकली। तो मेरा फिशिंग जॉब आती है। फिशिंग जॉब आपने पढ़ ली होगी ड्रिलिंग में मेरा बहुत डीप में रहता है, कैसे कैसे रहता है, RCJB वगैरह। रिमूवल ऑफ स्टक ट्यूबिंग, ये वही सीमेंटिंग वाला जो मैंने अभी बोला, जैसे सीमेंट आ गया था उसमें वो स्टक हो गई बेसिकली मेरी ट्यूबिंग, तो उसको रिमूव करने के लिए। पैकर्स, डाउनहोल टूल्स एंड बिट्स। पैकर्स हो गया, डाउनहोल टूल्स, या फिर मेरी बिट मेरी क्या, जो मेरी ड्रिल कर रही है बिट, आगे मेरे को फॉर्मेशन ड्रिल करनी है, वो बिट का क्या हुआ, कॉन्स जो होते हैं, बिट कॉन्स होते हैं, रोलर बिट कॉन्स होते हैं, वो मेरे क्या नीचे फिशिंग जो बेसिकली क्रिएट हो जाएगी, वो निकल के गिर गए मेरे यहीं पे वेल बोर में, तो उनको रिट्रीव आउट भी तो करना है, वो कैसे करेंगे, तो मेरी फिशिंग जॉब हो जाती है। टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड रिकम्प्लीशन, किसी चीज का टेस्ट वगैरह करना है मेरे को, प्रेशर टेस्टिंग रहती है। डिपेंडिंग ऑन अ टाइप ऑफ जॉब ऑफ वर्क ओवर को, अब मेरे को टाइप ऑफ जॉब पे मेरे को बताना है कि ऑफ ए वर्क ओवर जॉब, ये मेरा है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ए वर्क ओवर जॉब, ये मेरा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। टाइप ऑफ ए वर्क ओवर जॉब कैसा, लाइट, हैवी या फिर विद CTU, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग, एक्स्ट्रा आर्चोजन, मतलब कौन कौन सा लाइट है या हैवी है। मेरा वर्क ओवर रिग ले जाने से या सिंपल CTU यूनिट जो मेरी है उसको ले जाने से मेरा काम हो जाएगा। हाइड्रोफ्रैक्चरिंग करनी है या एसिडाइजेशन करनी है, ये सब कुछ मेरा डिसाइड होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही था मेरा क्या वर्क ओवर, जो मैंने मेनली बेसिकली आपको जितने मैक्सिमम हो सकते थे मैंने बता दिया, ठीक है, कि मेरा वर्क ओवर कैसे कैसे रहता था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको मतलब आसपास से नॉलेज गेन करते ही चलना है। वर्क ओवर हमेशा इतना बड़ा रहता है ना वर्क ओवर, ये वीडियो में मैंने आपको मेन बता दी। जो इससे पहले भी वीडियो बनी है बेसिकली मेरी पैराफिन स्केलिंग वगैरह, वो भी सारी वर्क ओवर की है। तो ये मैंने वर्क ओवर आपको मेन बता दिया कि कैसे होता है। और बेसिकली अगर मेरा वर्क ओवर जो होना होता है ना, वो या क्रिसमस ट्री के थ्रू होते हैं या मेरे को क्रिसमस ट्री हटाना पड़ता है। ये मैंने एक चीज बताई थी आपको, बीच में ही बोला था मैंने, ठीक है, इस वीडियो के बीच में। तो बेसिकली ये भी मेरा डिसाइड करना रहता है कि मेरा क्रिसमस ट्री के थ्रू लोअर होके हो जाएगा मेरा, जैसे परफोरेशन जॉब करनी है तो मेरा क्रिसमस ट्री के थ्रू मेरी जो केसिंग है वो लोअर करके मैं परफोरेट कर सकता हूँ। पर कहीं केस में मेरे को क्रिसमस ट्री हटाना पड़ता है और ट्यूबिंग वगैरह रिट्रीव वगैरह करनी पड़ती है, तो उस केस में मैं वेल सबड्यू करता हूँ, उसको सबड्यू बोलते हैं।
सबड्यू इन द सेंस कि मेरा वेल किल करना है, एक तरह से वेल किल करना, प्रोडक्शन में वेल किल करना। किससे? मड से नहीं, ब्राइन से ही किल करते हैं प्रोडक्शन टाइम पे। जैसे मेरा ये परफोरेशन है, तो ड्रिलिंग के टाइम पे तो हम मड से किल करते हैं, जो मेरा सर्कुलेट आउट करते हैं वगैरह। तो वैसे ही सबड्यू, वैसे ही हम सर्कुलेट आउट करके ब्राइन के थ्रू वेल किल करते हैं। फिर हम क्रिसमस ट्री हटाते हैं और फिर बीओपी लगाते हैं। जो बीओपी रहते हैं अपने ड्रिलिंग वाले से भी कम छोटे रहते हैं, ठीक है। वर्क ओवर रिग भी अपनी छोटी रहती है ड्रिलिंग रिग से, ठीक है, प्रोडक्शन वाले। तो वो इंस्टॉल करने के बाद अब हम क्या करते हैं, आगे जो वर्क ओवर जॉब सब डिसाइडेड रहता है कि कौन सी वर्क ओवर जॉब करनी है, कैसे करनी है, क्रिसमस ट्री के थ्रू करनी है या बीओपी आएगा तब करनी है, ठीक है। तो ये मेन वर्क ओवर ऑपरेशंस आपको बता दिया इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू। आपको बेसिकली पढ़ते चलना है भाई वर्क ओवर ऑपरेशंस मेरे कैसे कैसे रहते हैं, ठीक है। इस वीडियो के लिए थैंक यू।